तो हमने पार्ट 3 के अंदर कंप्लीट किया था सेल वॉल तक, सेल वॉल ऑफ यूकेरियोट्स तक। अब हम स्टार्ट करेंगे एंडोमेम्ब्रेनियस सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेनियस सिस्टम स्टार्ट करते हैं। वही एनसीईआरटी लेकर बैठना है, इसका रूल ये है इस क्लास को देखने के लिए एनसीईआरटी लेकर बैठना है उसको। आई विल रीड ईच एंड एवरी पैराग्राफ ऑफ एनसीईआरटी एंड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं पॉसिबल वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे और याद करने की नई नई ट्रिक्स देखेंगे और कम्प्लीटली याद करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। While each of membranous organelles is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as an endomembrane system because their functions are coordinated. जबकि मतलब क्या होता है कि जो सारी जो मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनल्स होती हैं वो उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होती हैं आपस में और फंक्शंस में डिफरेंट होती है। तो इनमें से बहुत सारी को कंसिडर किया जाता है एक साथ मिला के एंडोमेम्ब्रेनियस सिस्टम है ना के रूप में इनको किया जाता है। तो एंडोमेम्ब्रेनियस सिस्टम मतलब कि बहुत सारी जो ऑर्गेनल्स हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स उन सबको एक साथ में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, क्योंकि उनकी फंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेटेड है। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, आईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। तो किससे मिलकर बना होता है जो अपना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है? एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सबसे पहले तो होना ही चाहिए, फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी चाहिए, लाइसोसोम चाहिए, वैक्यूल्स चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो क्या चार चीज़ें भाई एंडोप्लाज्मिक सिस्टम है तो उसके लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो होना ज़रूरी है। साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा तो वहाँ गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी होगा। उसके अलावा थोड़ी वैक्यूल की भी आवश्यकता होती है, वैक्यूल भी ज़रूरत है। और लाइसोसोम, लाइसोसोम ज़रूरी होना चाहिए, कोई चीज़ को ख़त्म करना है तो लाइसोसोम उसके एंजाइम रिलीज कर देगा और ख़त्म कर देगा, तो लाइसोसोम भी होना ज़रूरी है। तो कौन कौन सी चार चीज़ें ज़रूरी है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के लिए जो चार चीज़ें ज़रूरी है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। अब आगे चलते हैं हम और बात करते हैं। सिंस द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सीसोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द अबव कंपोनेंट्स, these are not considered as a part of endomembrane system। तो जो आपके बचा माइटोकॉन्ड्रिया बचा, क्लोरोप्लास्ट बचा और पेरोक्सीसोम बचा, तो जब इन तीनों के कोई फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड है ही नहीं, साथ में कुछ काम करते नहीं, इनका अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग काम होता है, तो इनको क्या होता है कि अलग ही उसमें मतलब अलग ही उसमें रख दिया गया है, मतलब कि इनको इसमें नहीं रखा गया है, किसमें? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो इन सबको अलग रखा गया है, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सीसोम को। उसके बाद हम बात करते हैं आगे की। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आते हैं एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट्स में होता है ना, उसमें नहीं होता एनिमल सेल में। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और वैक्यूल और लाइसोसोम। ठीक है, याद रखना है। ओके, अब इसके आगे चलते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की बात करते हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहले क्या आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, उसकी बात करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ER है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म है ER। इसका फोटो जो है वो ऐसा है डायग्राम। इसके डायग्राम के अंदर जो यहाँ पर है ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस की साइड में न्यूक्लियर पोल है, न्यूक्लियस अंदर है, ये जो पार्ट है ये तो न्यूक्लियस है और ये जो पोर्स दिख रही हैं न्यूक्लियर पोर्स हैं। और इस पे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पर राइबोसोम प्रेजेंट है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है राइबोसोम। ये है इसका स्ट्रक्चर और ये गोल्जी ऑपरेटर्स का स्ट्रक्चर है। तो ये इनके स्ट्रक्चर हो गए। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकेरियोटिक सेल्स reveal the presence of network of reticulum of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm that is called endoplasmic reticulum। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करी ना हमने यूकेरियोटिक सेल्स की, तो हमें पता चला कि कुछ है ना रेटिक्यूलम का नेटवर्क है। नेटवर्क किसका है? रेटिक्यूलम का, जिसमें छोटे छोटे टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है
जो साइटोप्लाज्म में फैले हुए हैं। इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। Hence, ER divides the intercellular space with two distinct compartments, the luminal inside ER और the extraluminal साइटोप्लाज्म कंपोनेंट। तो अब ये जो अंदर साइटोप्लाज्म जो है, सेल के अंदर प्लाज्म भरा हुआ है, उसके अंदर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। क्या, एक तो है इंट्रा सेल्यूलर स्पेस, मतलब किसके सेल के अंदर का स्पेस, और एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, मतलब कि साइटोप्लाज्म वाला स्पेस जो है। इंट्रा सेलुलर स्पेस मतलब कि इसके ल्यूमन के अंदर का स्पेस जो है ना, वो इंट्रा सेलुलर स्पेस होता है। ठीक है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER ऑफन शोज राइबोसोम अटैच टू देयर आउटर सरफेस। तो कभी कभी इनके आउटर सरफेस पे राइबोसोम में अटैच रहते हैं। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि इस पर तो छोटे छोटे राइबोसोम आ गए, तो रफ इसको हो गया। जहाँ पर राइबोसोम एब्सेंट होंगे वहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। ठीक है। तो क्या है ये, इसके और चीज़ें क्या है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इज फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि राइबोसोम से प्रोटीन बन रहा है, तो जो प्रोटीन बना रहे हैं ना वो RER में प्रेजेंट होंगे। दे आर एक्सटेंसिव आर एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ये एक्सटेंसिव होते हैं और आउटर मेम्ब्रेन जो होती है न्यूक्लियस से उस पर कंटिन्यूस होते हैं। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। और स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहाँ से क्या वो हो रहा है, लिपिड जो है वो सिंथेसिस हो रहा है। इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन ACR। और एनिमल सेल्स के अंदर तो लिपिड लाइक जो स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं ना, वो भी ACR से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है वो रिलीज़ होते हैं। तो क्या क्या है इसके फंक्शंस, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि जो एक्सटर्नल एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट्स क्या होते हैं, जो कंपार्टमेंट्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। और इंट्रा सेलुलर स्पेस क्या होता है, जो ER है ना उसके अंदर वाला जो होता है वो होता है। ठीक है। RER ACR के बारे में हमने पढ़ लिया। RER पे क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। और ACR पे क्या बनेगा, लिपिड बनेगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। RER पर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ये रफ वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम, और राइबोसोम क्या बनाते हैं, प्रोटीन। और ACR पे क्या बनेगा, लिपिड और स्टेरॉइडल हार्मोन, जो कैसे होते हैं, लिपिड लाइक। गोल्जी ऑपरेटर्स की बात करते हैं। गोल्जी ऑपरेटर, यहाँ पे एक और साइंटिस्ट का नाम आ गया, कैमिलियो गोल्जी। इसके नाम से पता चलेगा कैमिलियो गोल्जी ऑपरेटर्स की खोज करने वाले, क्योंकि इन्होंने अपने नाम के ऊपर ही दिया है। तो गोल्जी ऑपरेटर्स, कैमिलियो गोल्जी, इनकी खोज की। डेंसली 1898 की बात है, 1898 की बात है। इन्होंने फर्स्ट डिस्कवर डेंसली स्टैंड रेटिक्यूलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस के पास में उन्होंने एक बहुत ज़्यादा स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर की खोज की। रेटिकुलर मतलब ये जो बने हुए ना इसमें रेटिकुलेटिंग स्ट्रक्चर्स, वो ठीक है। और दीज वर लेटर नेम्ड गोल्जी बॉडीज आफ्टर हिम, और इनके बाद में इसका नाम गोल्जी बॉडीज रखा गया। द कॉन्सिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स एंड और सिस्टर्ने ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 1.0 माइक्रोमीटर डायामीटर। ये जो होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं, फ्लैट और डिस्क लाइक पार्ट्स से मिलकर बने होते हैं। इसे सिस्टर्ने भी कहते हैं। ये सिस्टर्ने प्रेजेंट होता है ना इनके साइड में, डायग्राम में दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें मिलकर बने होते हैं, जो कितनी साइज़ के होते हैं, 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर साइज़ के होते हैं। ठीक है। तो गोल्जी के जो सिस्टर्ने होती है ना, कितनी साइज होते हैं, 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर साइज के होते हैं। दीज आर स्टेकल पैरेलल टू ईच अदर,
और ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। वेरी नंबर ऑफ सिस्टर्ने आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे सिस्टर्ने प्रेजेंट होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स में और उसमें बहुत ज़्यादा वेराइटी होती है। ठीक है, द गोल्जी सिस्टर्ने आर constrictly arranged near the nucleus with distinct convex cis or the forming phase and concave trans or the maturing phase. The cis and trans phases of organelle are entirely different but interconnected. तो जो इसकी गोल्जी सिस्टर्ने हैं, जो गोल्जी सिस्टर्ने हैं वो ऐसे अरेंज होते हैं कि जो कॉन्वेक्स की तरफ से सिस और जो वो फेज बनाते हैं और जो कॉनकेव है ना वहाँ से ट्रांस बनाते हैं। कॉन्वेक्स सिस, कॉन्वेक्स सिस, कॉन्वेक्स सिस और कॉनकेव में ट्रांस की तरह बनाते हैं और मैच्योरिंग फेज बनाते हैं। तो जो फॉर्मिंग फेज है ना वो कॉन्वेक्स की तरफ और सिस की तरफ होगा। तो कॉन्वेक्स सिस जो होगा वो कौन सा होगा, ट्रांसफॉर्मिंग फेज, और कॉनकेव ट्रांस जो होगा वो मैच्योरिंग फेज होगा। तो कॉनकेव सिस कैसा फेज होगा, ट्रांसफॉर्मिंग, याद रखना है, यहाँ से भी कुछ आ सकता है, ट्रांसफॉर्मिंग फेस, और कॉन्वेक्स, सॉरी कॉन्वेक्स तो इधर आया, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स और कॉनकेव ट्रांस, डबल सी आ गया और ट्रांस आ गया है ना। इसमें सिस आ गया तो यहाँ पे भी दो सी आना चाहिए, यहाँ पे भी दो सी आना चाहिए। कॉनकेव के साथ सिस और सिस के साथ ट्रांसफॉर्मिंग फेज, और कॉनकेव इसमें दो सी आ गए, ठीक है, तीन सी नहीं आना चाहिए, अगर तीन सी आ जाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो दो सी आ गए, कॉनकेव सिस, सॉरी कॉन्वेक्स सिस जो होगा ट्रांसफॉर्मिंग फेज, और कॉनकेव ट्रांस जो होगा मैच्योरिंग फेज, मैच्योरिंग फेज, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है कॉन्वेक्स सिस में, तो कॉन्वेक्स सिस में तो क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और कॉनकेव ट्रांस में क्या हो रहा है, कॉनकेव ट्रांस में मैच्योर हो रहा है। सिस एंड ट्रांस फेज जो होते हैं ना ये एक दूसरे से डिफरेंट होंगे पूरी तरह से, पर कनेक्ट होंगे, ठीक है, याद रखना है हमें। The Golgi apparatus principally performs the functions of packaging material to be delivered either to the intracellular target or secreted outside the cells. Material to be packed in the form of vesicles from the ER fused with the cis phase of the Golgi apparatus move toward the maturing phase. ठीक है, this explains why the Golgi apparatus remain close associated with endoplasmic reticulum. A number of protein synthesis by ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of Golgi apparatus before they are released from the trans phase. Golgi apparatus is important site of formation of glycoproteins and glycolipids. तो ये जो Golgi apparatus है ना इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन ऐसा है इसका कि पैक करने का मटेरियल जो भी बन रहे हैं जो न्यूक्लियस के अंदर बन रहे हैं ना, तो उसको और जो भी अंदर सेल के अंदर बन रहे हैं ना तो उन सभी को मटेरियल्स को पैक करना और उन्हें या तो सेल के अंदर ही मतलब न्यूक्लियस के अंदर सेल के अंदर ही पहुंचा देना या फिर सेल से बाहर पहुंचाना है तो उसको भी पैक करना। तो पैकिंग का काम कौन कर रहा है, गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस का काम क्या है, पैकिंग। पैकिंग किसका काम है, गोल्जी एपरेटस है ना। गोल्जी एपरेटस का काम आपका क्या काम है, पैकिंग का काम है। और सिस क्या कौन सा है, कॉन्वेक्स सिस जो है ट्रांसफॉर्मिंग है और कॉनकेव ट्रांस जो है वो कैसा है, मैच्योरिंग फेज है, ठीक है। अब और ट्रांस मतलब जहाँ दो सी आना चाहिए और टी के साथ टी नहीं आना चाहिए, ये है। ट्रांस के साथ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, तो इसके साथ ही होगा ट्रांसफॉर्मिंग फेज, और जो ट्रांस है उसके बाद मैच्योरिंग फेज होगा, याद करने का तरीका है। तो जो गोल्गी एपरेटस है वो किसका क्या काम कर रहा है, पैकेजिंग कर रहा है मटेरियल को, या तो सेल के अंदर ही कहीं पहुँचाना हो उसके लिए या फिर बाहर निकालना हो सेल की उसके लिए पैकिंग करता है। अभी जो पैक्ड हुए ना मटेरियल किस फॉर्म में हुए, इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। पैक्ड किस में हुए, वेसिकल की फॉर्म में, ठीक है। ER जो होता है वो सिस के साथ जो फ्यूज़ हो जाता है और गोल्जी एपरेटस बनाता है, और जो आगे चल के मैच्योरिंग फेज बनाता है। ये बताता है कि क्यों गोल्जी एपरेटस जो है वो
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएट रहता है, क्योंकि जो बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं वो राइबोसोम्स के द्वारा जो है सिंथेसिस हो रहे हैं और ईआर के ऊपर। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि ये जो प्रोटीन्स है ना, ये मॉडिफाइड होते हैं सिस्टर्नी के अंदर, गोल्जी एपरेटस के अंदर रिलीज़ होने से पहले, सिस फेज से आ जाएंगे है ना, और ट्रांसफर से रिलीज़ होने से पहले ये मॉडिफाइड करता है। गोल्जी एपरेटस का देखो फंक्शन क्या है, मॉडिफाई करना प्रोटीन्स को। और यहाँ ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बना रहा है, क्योंकि ये प्रोटीन को मॉडिफाई करना है किसमें, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स में। लाइसोसोम्स, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकिंग इन द गोल्जी एपरेटस। ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर मतलब कि जो वेसिकल्स के टाइप के स्ट्रक्चर हैं जो बनते हैं जब गोल्जी एपरेटस पैकिंग करता है, उस दौरान बनते हैं। द गोल आइसोलेटेड लाइसोसोम वेसिकल हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोक्सिलेज, ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। तो जो लाइसोजाइम वेसिकल्स होती है ना, ये बहुत ज़्यादा रिच होती हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के लिए। तो ये इसका जो ऑप्टिमम होता है ना, वो एसिडिक पीएच का होता है। लाइसोजाइम एसिडिक होता है। द एंजाइम्स आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो अब इसमें से जो भी एंजाइम्स निकलेंगे ना लाइसोसोम से, तो वो किसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, आराम से डाइजेस्ट कर सकते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को और न्यूक्लिक एसिड को, याद रखना है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ऐसा कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो वेसिकुलर स्ट्रक्चर है जो फॉर्म होता है गोल्जी एपरेटस के द्वारा पैकिंग के दौरान। तो लाइसोसोम है। कौन है, लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब जो आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स हैं वो उसमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो हाइड्रोलेज जैसे लाइपेज, प्रोटीएज, प्रोटीन का डाइजेस्ट करेगी, कार्बोहाइड्रेटेज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेसेस, लाइपेज, लाइपिड का जो है डाइजेशन करेगा। और ये एसिडिक पीएच होती है इनकी। ठीक है, मतलब एसिडिक पीएच पे एक्टिव होते हैं ये। वो किसको ख़त्म करते हैं ये, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड को, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। और न्यूक्लिक एसिड को। तो कौन कौन से एंजाइम बन रहे हैं इसमें, लाइसोजाइम के एंजाइम, एक तो होगा प्रोटीएज, दूसरा होगा एक तो होगा प्रोटीएज, इससे दूसरा होगा लाइपेज जो लिपिड को ख़त्म करेगा, और तीसरा होगा कार्बोहाइड्रेसेस। अब वैक्यूल्स की बात करते हैं। The vacuoles is the membrane bound space found in the cytoplasm, which is the what is the name of membrane bound structure। और जो खाली होता है स्पेस होता है उसे साइटोप्लाज्म अंदर से ये कहते हैं, तो वैक्यूल कहते हैं। इसे वैक्यूल के अंदर क्या क्या होता है, वाटर होता है, पानी होगा, सैप होगा, कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होंगे और दूसरे मटेरियल्स होंगे जो यूज़फुल नहीं थे सेल के लिए, सेल के यूज़ नहीं कर रहे थे, उसके लिए वो सब सारे मटेरियल्स होंगे और वाटर भी होगा। ठीक है, तो ये सब तीन चीज़ें प्रेजेंट होगी वैक्यूल के अंदर। द वैक्यूल इज़ बाउंड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन कोल्ड टोनोप्लास्ट। तो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसे ये कहते हैं टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, टोनोप्लास्ट। वैक्यूल के अंदर क्या होगा, वाटर होगा, एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा, ठीक है। द वैक्यूल इज बाउंड ए सिंगल मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट। इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल्स। तो एनिमल सेल्स की बात नहीं हो रही, कहाँ किसकी बात हो रही है, प्लांट सेल की 90% जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है प्लांट सेल में वैक्यूल। ठीक है, और अब आएगा वैक्यूल्स के बाद 90% जो है वो कर लेगी। इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड
other materials against concentration gradient into the vacuole। वैक्यूल के अंदर जो टोनोप्लास्ट है ना वो फैसिलिटेट करती है कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करती है, और आयंस जो है और मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट कर देती है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट टोनोप्लास्ट, ठीक है। हेंस देयर कॉन्सेंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। तो इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ना ये सिग्निफिकेंटली जो है ज़्यादा होती है वैक्यूल की इन द साइटोप्लाज्म के अंदर। तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है इसलिए, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलावा भी वो कर रहा है, ठीक है। इन अमीबा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। अमीबा के लिए ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, अमीबा के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो इम्पोर्टेंट है। और इन मैनी सेल्स एज इन प्रोटिस्टा फाउंड फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय इनगल्फेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। और बहुत सारे सेल्स जैसे कि प्रोटिस्ट हैं उनमें क्या होता है, फूड वैक्यूल जो होती है वो किससे बनती हैं, हाँ, जब वो फूड पार्टिकल्स को इंगल्फ करते हैं। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे कि अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो क्या काम करती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो क्या करती है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करती हैं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा के अंदर क्या काम कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में। तो अमीबा के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो किसका काम कर रहे हैं, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम कर रही हैं। अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या काम कर रही हैं, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम कर रही हैं। और जो प्रोटिस्ट हैं, प्रोटिस्टर में क्या होता है कि फूड वैक्यूल्स जो होती हैं ना वो कैसे बन जाती हैं, जब फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करता है। फूड वैक्यूल बन जाती है जब वो फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करता है, इनगल्फ फूड पार्टिकल, ठीक है। तो अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है जो क्या काम करती है, एक तो वो कर रही है ऑस्मो रेगुलेशन और एक एक्सक्रीशन कर रही है, और प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल इनगल्फ कर रही है फूड पार्टिकल्स को। ये यहीं पे ख़त्म होता है, इसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया वाला नेक्स्ट चैप्टर करते हैं।